गुड आफ्टरनून बच्चों। 9 क्लास के बच्चों के लिए अभी हम लोगों ने 1.5 का फर्स्ट पार्ट और पार्ट 2 देखा। और हमारा लेसन कौन सा है? करेक्ट, द नेकलेस। नाउ वी आर ऑन द फाइनल पार्ट ऑफ इट एंड दैट इज वर्कशॉप एंड मार्जिनल एक्टिविटीज, मार्जिनल क्वेश्चंस। अगेन आई विल टेल यू वंस कि जो भी नए शब्द है बच्चों, न्यू वर्ड्स आर देयर, यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। मेक योर ओन सेंटेंस with the new words, and because of that you will understand the new words better. आपको वो नए शब्दों को नया रखना नहीं है, आपको उन्हें पुराना करना है। उसे रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो कुछ शब्द तो है ही और कुछ नहीं भी है तो भी आप उसके कुछ सेंटेंसेस बनाते रहेंगे अपने हिसाब से, जिससे आपको वो वर्ड काफ़ी अच्छे से समझ में आए और आपके क्लोज लगे। नाउ वी आर ऑन इंग्लिश वर्कशॉप। फर्स्ट देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट एंड सर्कल द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस है बच्चों, उसमें आप लोगों को एरर फाइंड आउट करनी है। एरर यानी मिस्टेक ढूंढनी है। देन री राइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग देम। फिर उस एरर को, उस गलती को आपको सर्कल करने के बाद पहले आप क्या करेंगे? पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है, देखिए फर्स्ट आपको एग्जांपल दिख रहा है, दे कुड नॉट फाउंड इट। फिर फाउंड ये वर्ड गलत है इसलिए उसे सर्कल किया और उसके नीचे करेक्ट आंसर लिखा है, बट दे कुड नॉट फाइंड इट, और फाइंड को मैंने आप लोगों को समझने के लिए अंडरलाइन किया है। ओके, क्योंकि कुड ये पास्ट टेंस जब आता है तो फर्स्ट जो मेन वर्ब होता है उसका फाउंड की जगह पे फर्स्ट फॉर्म आ जाता है फाइंड। इसलिए कुड और फाउंड ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। कुड खुद ही पास्ट टेंस है, इसलिए उस हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का उपयोग लेने के बाद हम लोगों को मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। तो फाउंड ये सेकेंड फॉर्म है, हम लोगों ने उसका फर्स्ट फॉर्म ढूंढना है, तो दैट इज़ फाइंड। तो आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है बट दे कुड नॉट फाइंड इट। बी पे आते हैं, यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड। राइट, RIGHT, राइट का मतलब अधिकार होता है या फिर सही होता है। तो यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड का कोई मीनिंग नहीं निकलता। तुमने तुम्हारे दोस्त को सही क्या, कुछ नहीं समझ में आता। तो ये राइट जो है वो मेरे ख्याल से गलत है। तो उस राइट को मैंने सर्कल किया और नीचे करेक्ट आंसर दिया है, यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, WRITE, मतलब लिखना, तुमने अपने दोस्त को लिखना चाहिए, है ना। तो WRITE विल बी द करेक्ट आंसर। देन थर्ड, एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैव लूज ऑल होप। हैव जब भी आता है तो पास्ट पार्टिसिपल आता है, तो लूज तो आएगा नहीं क्योंकि लूज फर्स्ट फॉर्म है, तो वहाँ पे आना चाहिए लॉस्ट। इसलिए आप लोगों के सामने आपको दिख रहा है लूज को सर्कल और लॉस्ट अगेन आंसर में लिखा है। इसी तरह से बाकी के भी आंसर्स आपको लिखना है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको करके दिया है तीनों क्वेश्चंस के आंसर, और अब नीचे मैंने सिर्फ मिस्टेक्स फाइंड आउट की है और उसे करेक्ट करके लिखा है। लेकिन आप लोगों को दोनों सेंटेंसेस लिखना है, मिस्टेक को सर्कल करना है और करेक्ट लिखने के बाद चाहे तो आप अंडरलाइन करो, नहीं किया तो भी चलेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वुड बोरोड द रेस्ट। फिर से वुड ये पास्ट टेंस है, इसलिए बोरोड ये पास्ट टेंस सेकेंड वाला जो है वर्ब, मेन वर्ब, वो नहीं आएगा, तो उसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करना है, दैट इज बोरो, BORROW। फिर सेकेंड है, नेक्स्ट है ई, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर। फिर से हैव आने पे रिटर्न ये फर्स्ट वर्ब का फॉर्म नहीं आना चाहिए। हैव, हैज़, हैड के सामने हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए, यानी थर्ड फॉर्म। तो रिटर्न का थर्ड फॉर्म है रिटर्नड, RRETURNED। F क्वेश्चन, एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर। 10 बोलने से प्लूरल हो जाता है तो ईयर आ नहीं सकता वहाँ पे, तो ईयर का प्लूरल क्या होगा? ईयर्स, YEARS। नेक्स्ट है जी, नो आई एम मैथरडी लॉयजल। यहाँ पे आपको वैसे तो मिस्टेक नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लॉयजल जो सरनेम है
उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ना करके इन्होंने स्मॉल किया है, तो हमेशा ही जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है, तो यहाँ पे लॉइजल का एल कैपिटल हो जाएगा। लास्ट है मदाम फॉरेस्टर वर स्टन्ड। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी वर की जगह वॉज पढ़ा, क्योंकि एक वचन अगर है, सिंगुलर अगर नाउन है तो पास्ट टेंस का भी सिंगुलर ही फॉर्म आता है, इसलिए वहाँ पे वर की जगह पे वॉज आने वाला है। क्योंकि मैडम फॉरेस्टर इज ओनली वन पर्सन, तो वेयर तो हम लोग अनेक प्लूरल नाउन्स के लिए लेते हैं पास्ट टेंस में, है ना। पर यहाँ पे मैडम फॉरेस्टर एक ही वचन है और पास्ट टेंस में वॉज वर में से वॉज ही हमको सिंगल के लिए लेना है। ओके जब ये हम लोग टेंसेस वगैरह करेंगे तो आपको और अच्छे से समझेगा। वैसे तो आपको काफ़ी सालों से इंग्लिश पढ़ते पढ़ते ये सब समझ में आया ही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड टू हुम और व्हेन। तो व्हेन की आवश्यकता तो नहीं है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन राइट डाउन। जैसे फर्स्ट जो है आई टच इट इन हॉल एट द मिनिस्ट्री, ये किसने किससे कहा, तो हु सेड में लिखा मैंने मिसेस लॉइजल ने कहा था, टू हुम मिस्टर लॉइजल को। अब व्हेन का आंसर अगर आपको देना है तो आफ्टर शी हैड लॉस्ट द नेकलेस, जब वो नेकलेस गुम हो गया था उसका, तब उसने ये वाक्य बोला था। तो इस तरह से व्हेन का आंसर है, मगर आपके 10th के पैटर्न में इस तरह का व्हेन वाला क्वेश्चन नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिख सकते हो। हम लोगों ने अभी सिर्फ इसमें हु सेड और टू हुम दिया है, आप लोग आसानी से देख सकते हो किसने किसे कहा है वाक्य। सेकंड है, मैं जानबूझ के पढ़ रही हूँ ताकि आपको पढ़ने की भी प्रैक्टिस हो। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, बी क्वेश्चन है मिस्टर लॉइजल टू मिसेस लॉइजल। आप लोग मिसेस लॉइजल की जगह पे मैथल्डी भी लिख सकते हो, मैथल्डा या मैथल्डी जो भी आप प्रोनाउंस करते हो। सी आई माइट हैव नीडेड इट मैडम फॉरेस्टियर टू मिसेस लॉइजल। कब बोला था उसने ये सेंटेंस, व्हेन मिसेस लॉइजल रिटर्न्ड हर नेकलेस। तो इस तरह से आप व्हेन के आंसर्स आराम से दे सकते हो। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट नहीं आते हैं इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। फिर है नेक्स्ट, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक मैडम फॉरेस्टियर टू मिसेस लॉइजल व्हेन दे मेट आफ्टर 10 ईयर्स। व्हेन दे मेट आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद जब मिलते हैं दोनों तब वो एक दूसरे से इस तरह से कहते हैं। तो व्हेन का आंसर भी मैं देती जा रही हूँ वैसे तो। वेल आई लॉस्ट इट, मैं किसने बोला ये, मिसेस लॉइजल ने मदाम फॉरेस्टियर को बोला है। कब बोला, व्हेन शी इज़ ग्लैड बिकॉज शी वॉज एबल टू रिटर्न द नेकलेस, जब वो खुश रहती है और उसने नेकलेस रिटर्न कर दिया है। एंड इवन व्हेन शी हैड पेड ऑल द डेब्ट्स, सारे डेब्ट्स भी कर्जे भी उतार देने के बाद। नेक्स्ट है माइन वॉज एन इमिटेशन मैडम फॉरेस्टियर टू मिसेस लॉइजल व्हेन शी केम टू नो दैट मैडम लॉइजल had very bad time because of the necklace, because she thought that it was the real diamond necklace। तो पूरे व्हेन के भी आंसर दे दिए हैं। आई थिंक सेकेंड का नहीं दिया था, इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, ये मिस्टर लॉइजल टू मिसेस लॉइजल बोलता है सेकेंड में। कब बोलता है, व्हेन मिसेस लॉइजल लॉस्ट हर नेकलेस एंड दे सर्च्ड इट फॉर एवरीवेयर, सब जगह पे वो ढूंढ लेते हैं, उसके बाद फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, तब वो ये वाक्य कहते हैं। ओके तो अगर आपको लिखना है व्हेन का तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सब इमेजिनरी है। आपको अगर लिखने की इच्छा है, इट्स लाइक ऐसे टाइप क्वेश्चन है, तो अगर आपको लिखने की इच्छा है तो आप अपने इमेजिनेशन लिखकर मुझे आंसर्स भेज सकते हो, आई विल चेक देम। ओके नाउ देयर इज लैंग्वेज स्टडी and question number 7 on page number 32. What you have to do here, only you have to write down all forms of the verb। जैसे इन्होंने दिया है ना एक टेबल, तो उसमें सिर्फ कुछ ही वर्ब्स है, आप बहुत सारे वर्ब्स का टेबल आपके पास होगा, तो आप वो पूरा अपने नोटबुक में नोट डाउन किए करेंगे।
बेस फॉर्म, एस फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, बाकी आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे गिव दिया है, इसका एस फॉर्म, ये एस फॉर्म क्या होगा, गिव्स। पास्ट टेंस है गिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी गिविंग, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म है गिवन। एक्चुअली बेस फॉर्म, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल ही मेन है जो आपको लिखना चाहिए। एस ई एस फॉर्म नहीं लिखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट एक आपके पास टेबल अगर तैयार रहेगा तो आपको भी आसानी होगी कोई भी वर्ब्स को याद करने के लिए या याद रखने के लिए। वर्ब्स सब लोग जब से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, हम लोगों ने सब बहुत सारे वर्ब्स पढ़े हैं बच्चों। वर्ब्स यानी मेन वर्ब जिसे कहते हैं एक्शन वर्ड, जिसमें क्रिया का पता चलता है। तो आप इस तरह से अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 32 पे जो दिया है, ऐसे वर्ब्स की पूरी लिस्ट निकाल कर लिख सकते हैं। और ये लिखना ही है, लिख सकते हैं का मतलब 1-2-4 दिन में आप लिख सकते हो। नाउ वी आर ऑन द मार्जिनल क्वेश्चंस। और आपको पता है मार्जिनल क्वेश्चन आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि वो लेसन आपको कितना समझ में आया। तो पेज नंबर 29 पे पहला मार्जिनल क्वेश्चन है। पेज नंबर 29, फर्स्ट क्वेश्चन आई एम रीडिंग, व्हाट वाज द अरेंजमेंट विद द ज्वेलर, डू यू थिंक इट वाज फेयर। मैंने आपको सिर्फ आंसर्स दिए हैं, तो अरेंजमेंट के बारे में क्या किया है उन्होंने और तुमको लगता है कि वो सही है, फेयर है, तो उसका आंसर देना है। दे मेड एन अरेंजमेंट दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. I think it was fair as it involved huge amount of money which they borrowed from others. तो आंसर है कि हाँ, उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट की थी कि फरवरी के एंड तक अगर उनको पहला वाला नेकलेस मिल जाता है तो ये दूसरा वाला वो वापस करेंगे, और वो भी कुछ कम पैसों में, 2,000 कम रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये सही है क्योंकि उनको इस नेकलेस को खरीदने के लिए अमाउंट बोरो करनी पड़ी थी, यानी उधार लेनी पड़ी था। तो अगर वो वापस करते हैं और कुछ कम पैसों में उनको मिल जाता है तो उनको उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड है क्वेश्चन, हु इज़ मैडम लॉइजल। तो आंसर है मैडम लॉइजल इज़ मैथल्डा, आपको जो भी प्रोनाउंस करना है, कॉमा मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। मैथल्डी कौन है इस कैरेक्टर में, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड उसी के नीचे, वाई डज मैडम फॉरेस्टियर स्पीक कोल्डली टू मैथल्डी। रुकाई से क्यों बात की आपने, जब हम लोगों ने लेसन पढ़ा था तो आपको मालूम है, व्हेन मैडम लॉइजल केम टू मैडम फॉरेस्टियर टू रिटर्न द नेकलेस, शी कोल्डली सेड दैट यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर बिकॉज आई माइट हैव नीडेड इट, है ना। तो ऐसा उसने क्यों कहा। आंसर है मैडम फॉरेस्टियर स्पोक कोल्डली टू मैथल्डी बिकॉज शी हैड मेड डिले इन रिटर्निंग द बोरोड नेकलेस। जो उधार से लिया था उसने नेकलेस, वो उसने देने में, लौटाने में लेट किया, डिलेड किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ द वेरी पुअर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हॉरिबल लाइफ ऑफ वेरी पुअर, बहुत गरीब लोगों की हॉरिबल लाइफ से क्या मतलब होता है। तो आंसर है, ध्यान से देखना, इसीलिए हमें गरीब नहीं रहना है, पढ़ लिख कर हमें आगे बढ़ना है। इट मीन्स दैट पुअर पीपल हैव टू डू ऑल देयर वर्क देमसेल्व्स। तो ये कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसमें जोड़ा है बच्चों का भी। बच्चों ने इसको आंसर दिया है इस तरह से कि गरीब लोगों को उनके सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे वो बीमार हो, चाहे अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, तो भी उनको ही करने होते हैं, क्योंकि वो कोई मेड सर्वेंट नहीं रख सकते। दे डोंट हैव एनी वन टू हेल्प देम, उन्हें कोई हेल्प नहीं करता, बिना वजह कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा। अगर उनके पास पैसा है देने के लिए उनके काम के बदले, तो शायद से उनको हेल्प मिल सकती है। दे हैव टू मेक मेनी सैक्रिफाइसेस इन लाइफ टू मीट देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते, बहुत सारे त्याग करने पड़ते, तब जाके उनको उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। दे मेड लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस इन लाइफ, उन्हें बहुत सारे जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, यानी कुछ कम ज़्यादा करके वो अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। अगर किसी को एकदम कोई ड्रेस पसंद आए तो जाकर वो खरीद सकता है, पर अगर वो गरीब है और उसे पसंद आया ड्रेस तो वो खरीद सकेगा क्या, नहीं, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो अभी तो मेरे पास कम पैसे, 2-3 महीने में पैसे जमा लूँ फिर करूँ, या फिर उससे सस्ता कोई कपड़ा मिलता है तो मैं उसको सिलवा लूँ। तो इट इज़ लाइक दैट, दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़।
दे लीड अ लाइफ विदाउट एनी ड्रीम और कंफर्ट, वो अपना जीवन किसी भी आराम या सपने के बगैर बिताते हैं, क्योंकि उनको ये सब करने के लिए समय ही नहीं मिलता। उन्हें इतना हार्डवर्क करना पड़ता है कि हार्डवर्क करने के बाद वो थक जाते हैं और वो कोई सपने या आराम के बारे में नहीं सोच पाते हैं। सो इट इज़ सेड टू बी अ हॉरिबल लाइफ, और इसीलिए गरीबों के जीवन को हॉरिबल, भयंकर जीवन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इट इज़ ऑन द पेज नंबर 30। हाँ, हु डू यू थिंक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथल्डा's मिजरी? वॉज इट अ फ्रेंड, शी हरसेल्फ, हर हस्बैंड और द सर्कमस्टांसेस? कि मैथल्डी की ये जो कंडीशन हुई थी इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? और क्या वो उसकी दोस्त है, वो खुद है, उसके हस्बैंड है, कि उसके सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थिति है? तो एक आंसर हम दे सकते हैं कि आई थिंक द सर्कमस्टांसेस वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैथल्डीज मिजरी, कि मुझे लगता है कि सर्कमस्टांसेस जो कुछ भी वहाँ पे जो कंडीशन थी, उनकी परिस्थिति थी, वो ज़्यादा जिम्मेदार है मैथल्डी के मिजरी के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो ये है, और मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को भी, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा यही आंसर। आई थिंक मैथल्डी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर मिजरी, मैथल्डी खुद रिस्पॉन्सिबल है उसकी दुख के कारण लिए, मिजरी यानी दुख, बिकॉज शी वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट शी हैड, क्योंकि वो खुद अपने पास जो था उससे हैप्पी नहीं थी। इस आंसर को हम लोग और भी कुछ बहुत लिख सकते हैं, ये भी एक ऐसे टाइप आंसर है, पर्सनल रिस्पॉन्स, लेकिन बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल रिस्पॉन्स के लिए ई टाइप के लिए सही है, क्योंकि वो अपने पास जो चीज़ें थी, व्हाट शी हैड, जो भी उसके पास था उससे हैप्पी नहीं थी, और इसलिए उसी खुद को ही दुख का कारण बनना पड़ा। अगर वो हैप्पी होती तो ना वो नेकलेस बोरो करती, और ना वो लॉस्ट होता, गुम होता, और ना ही उनको 10 साल तक इतनी कठोर मेहनत करनी पड़ती। अगर उसने अपने हस्बैंड की बात मान ली होती, शी वुड लिसन टू हर हस्बैंड, शी वुड बाय अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस एंड शी वुड गो विदाउट नेकलेस विद द ब्यूटीफुल ड्रेस, बिकॉज नेकलेस पहनकर ही कोई सुंदर दिखता है ऐसा नहीं है। बाहरी सौंदर्य को कोई महत्व नहीं है, अनटिल एंड अनलेस योर हार्ट is pure and good. Okay, so here we have finished our second part also, यानी 1.5 द नेकलेस ये हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे इसमें एक चिट चैट एक्टिविटी है छोटी सी दी हुई, आप लोग उसे खुद ही सॉल्व कर लीजिए और आंसर खुद को लिखना आना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश अच्छा आना चाहिए ऐसा लगता है तो ट्राई टू राइट योर ओन सेंटेंसेस। अब फिर से मेरे यही इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि वॉट एवर आंसर्स आई हैव प्रोवाइडेड यू, डोंट राइट देम डायरेक्टली फ्रॉम द वीडियो। फर्स्ट यू फाइंड all answers yourself, then check them from the video. After finding them correct, write down them in your notebook. After writing them in your notebook, please send them through WhatsApp on my cell. Okay, I will check them and I will tell you if they are right or not, or you can again or recheck your answers through this video. So good day.